नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। भारत के अंदर लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे खास बात यह होती है कि यहाँ जो भी सत्ता में होता है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, सुनिश्चित होती है। और लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर नेताओं की जवाबदेही या जो सत्ता के शीर्ष पर है उनकी जवाबदेही निश्चित जनता करती है। राजशाही में उनकी जवाबदेही कुछ नहीं होती, सामंतशाही में भी किसी तरीके कोई जवाबदेही नहीं होती, डिक्टेटरशिप में भी किसी तरीके कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो भारत में लोकतंत्र है और अगर भारत में इतना बड़ा संकट जिसको आजादी के बाद का सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है, तो क्या इतने बड़े संकट के लिए किसी की कोई जवाबदेही है या जवाबदेही नहीं है? दरअसल आज इसी पर हम करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे कि जब देश के ऊपर 2.5 लाख से ज्यादा पिछले 24 घंटों के अंदर जो आंकड़ा है वो 2,60,000 के आसपास केसेस के हैं और कुछ एक हफ्ते पहले तक की बात है यह आंकड़ा 4 लाख के पार निकल गया था। मरने वालों की संख्या प्रतिदिन 3,000 से लेकर 4,000 हो रही, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये तो वो है जो आधिकारिक डेटा कहता है। जो अनाधिकारिक डेटा है, कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये आंकड़ा 5 गुना भी हो सकता है, यानी 10,000 से लेकर 12,000 लोग प्रतिदिन पूरे भारत में मर रहे होंगे, ऐसा लोगों का कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। खैर फिर भी हम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से चलेंगे। हिंदुस्तान ने पहली बार ऐसा देखा है जब गंगा के किनारे, नदियों के किनारे जो है लाशें हजारों की संख्या में बहती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इन लाशों को कुत्ते कहीं जगह नोचते हुए देखे गए हैं। नदियों के किनारे जो पूरा रेतीला जगह है वहां पर लाशों को गाड़ा गया है और हिंदू धर्म के हिसाब से जो अंतिम क्रिया होती है वो आग के हवाले की जाती है, अंतिम संस्कार वहां किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप किसी भी नेता से पूछे, तो किसी भी मुख्यमंत्री से पूछे, देश के प्रधानमंत्री से पूछे, तो सब यही कहेंगे कि देश में सब चंगा सी, किसी की कोई गलती नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहां ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है, बेड की भी कमी नहीं है और अगर कोई इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखेगा तो उसके खिलाफ एनएसए लग जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। कहती है अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं है, इस लगभग देश के सारे मुख्यमंत्रियों की हालत एक जैसी, कमोवेश। सवाल इस बात पर उठता है आखिर इसकी जवाबदेही कौन है? इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी महामारी को क्या हम रोक सकते थे? अगर नहीं रोक पाए तो क्या उसको कम कर सकते थे? ये बहुत सारे सवाल हैं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 2014 के पहले की जो सरकार थी उसमें कम से कम 4 बड़े मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, मुख्यमंत्री तक को बदला गया था। लेकिन यहां जब से कोरोना का संकट आया है, एक क्लर्क तक की को नहीं बदला गया है, किसी कोई जवाबदेही तय नहीं। इसी पर करेंगे आज चर्चा। और उसके बाद तुर्रा यह है कि लोग कहते हैं आएगा तो मोदी, यानी कुछ भी हो जाए, संकट कितना भी बड़ा हो जाए, देश कितने भी संकट में हो जाए, लोग कहेंगे आएगा तो मोदी। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे इस वक्त जबरदस्त तरीके से कैंपेन चल रहा है कि दरअसल भारत के खिलाफ जो है एक तरीके का चीन का षड्यंत्र है और तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी जिसका केंद्र भारत बनेगा। यानी लोगों को गुमराह करने का काम सुबह से शाम तक चल रहा है। इस मसले पर हम करेंगे बातचीत। क्या वाकई में आएगा मोदी? क्या इस देश में किसी कोई जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी नहीं है? क्या इतनी बड़ी क्राइसिस के लिए किसी से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए? इस पर करेंगे बातचीत। तो इस पर हमारे साथ बहुत प्रतिष्ठित लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ है प्रेम कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यंग हैं। हमारे साथ है अनिल सिन्हा जी, बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव है। हमारे साथ है आलोक जोशी जो सीबीसी आवाज के पूर्व संपादक रह चुके हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह है जो जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर लंबे समय तक रहे। और हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं जो दैनिक भास्कर, नई दुनिया जैसे अखबारों के ग्रुप एडिटर लंबे समय तक रहे हैं, जिनका देश में बहुत सम्मान है एक पत्रकार के तौर पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बातचीत शुरू करना चाहता हूँ प्रेम जी आपसे, क्योंकि आप हमारे इस ग्रुप में सबसे यंग हैं जी। जब आप इस संकट को देखते हैं, जब इस संकट को आप देखते हैं, तो आपको लगता है किसी की कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या तय नहीं होनी चाहिए? देखिए आशुतोष जी, जिम्मेदारी को अगर नीचे से के स्तर से देखें तो हमने ये देखा है कि जो शिक्षक उत्तर प्रदेश में मारे गए, उनके परिजनों से बातचीत हो रही थी, तो उनसे जो निकल कर आया, तो जो अधिकारी हैं चुनाव ड्यूटी में भेजने वाले, वो उनको बीमार में भी ड्यूटी पर आने के लिए कंपेल करते हैं। जिम्मेदारी तो बहुत अच्छे से निभाई जा रही है।
कि किसी बीमार को जबरदस्ती ड्यूटी पे आना है, ड्यूटी प्राथमिकता है, और वो जो आदेश दे रहे हैं वो अधिकारी पीसीएस है या फिर आईएएस है, ऐसे अधिकारी आदेश दे रहे हैं। व्हाट्सएप करके सबूत भेजो कि हॉस्पिटल में भर्ती है कि नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो आदेश तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी इस किस्म से तय है। अब देखेंगे मौत हो रही है, अस्पताल में ले जाया जाता है, लड़का अपने पिताजी को लेकर जाता है, वहां डॉक्टर टेकअप नहीं करते हैं, उनको कहा जाता है कि आप मास्क लेकर के जाइए, मास्क लेकर के आइए, चूंकि ऑक्सीजन तो है लेकिन मास्क नहीं है, और उसके पिता की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसके ठीक ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे देखने वाला जो अकाउंटेबल ऑफिसर है, अधिकारी है, आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसमें मुख्यमंत्री का इन उदाहरणों में क्या कसूर है, लेकिन कसूर तो पूरा क्रमवार है। घटनाएं तो घट रही हैं, लाशें तो दिख रही हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि आज भी हमने देखा है कि थोड़ी सी बारिश में ही तटों पर लाशें दिख रही हैं, लेकिन इन लाशों को जो छुपाने वाले थे वो भी तो अधिकारी ही थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी थी, लाश छिपाने की अकाउंटेबिलिटी थी। तो ये जो हम क्या खोज रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक तरीके से खोज रहे हैं कि इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस आपदा में जिनको बचाया जा सकता था, हम बचा सकते थे लेकिन बचा नहीं पाए, तो अब जो कल्प्रिट हैं उन कल्प्रिट को कैसे पकड़ा जाएगा। तो इसके लिए सत्ता का तो आसान तरीका होता है कि इन बातों को नॉर्मल मौत तय कर दिया जाए, और या फिर आने नहीं दिया जाए, वो किससे आ नहीं सके, जिससे पता चल सके कि वो सिस्टम का शिकार हुआ है, लापरवाही का शिकार हुआ है, हमारे इग्नोरेंस का, हमारी प्लानिंग नहीं होने का शिकार हुआ है। तो इसमें सत्ता लगी हुई है। जहां तक बात है प्रधानमंत्री जी के आंसुओं में, तो ये जिम्मेदारी दिखती है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी क्षमा भी मांगी थी, पहले वेव में आपको याद होगा, जो लोग सड़क पर निकले थे उन लोगों के लिए क्षमा मांगी थी, लेकिन जब वो लोग तड़प रहे थे सड़क पर, उस वक्त ये पूरा लोकतंत्र इसका ढांचा और सरकारें चुप थी। उस समय लग रहा था कोई है ही नहीं सरकार। आज भी जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, कोई नहीं है मदद के लिए, लेकिन बाद में एक समय में आएंगे, जिम्मेदारी ओन कर सकते हैं, उन आंसुओं में वो जिम्मेदारी बह जाएगी। ये है जिम्मेदारी कबूल करने का हमारा सिस्टम। बिल्कुल सतीश जी, क्या कोई सिस्टम है, क्या सिस्टम जिम्मेदार है क्या इसके लिए, या जो सिस्टम के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं वो जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार हैं या चपरासी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं शुरू करना चाहता हूं इस बात से कि एक बड़ा फेमस हुआ था, नो वन किल्ड जेसिका। नो वन किल्ड जेसिका, हाँ जी। और आगे क्या हुआ हमने उसमें देखा। हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने आंसू बहे, लेकिन जो मतलब एक रिग्रेट हो सकता था, एक माफीनामा हो सकता था, एक जांच बैठा देते, कार्रवाई का ऐलान करते, कहे कि जी जांच के बाद आएगा कार्रवाई, बाकी चीजों में फेर बदल कर देते, जहां भी लोग नीचे से लेके ऊपर तक, देखिए ऊपर से ही चीजें नीचे आती हैं, और ऊपर सख्त रहता है तो नीचे बिल्कुल सख्त रहता है, भले ही वो इधर उधर करके बचना चाहे। तो सवाल ये है, फेर बदल, इस्तीफे के तो बात भूल गई, इस्तीफे नहीं, फेर बदल तो कम से कम हो सकता है कि भाई हम इन बातों पे जा ही नहीं रहे हैं कि ये लाशें दिखी, हम नहीं जाना चाहते, हम ये बात का हम पता लगाएं कि ये स्थिति ऐसी क्यों आई, क्या हुआ साल भर, क्या है वैक्सीन की स्थिति, क्या थी वैक्सीन की स्थिति, ऐसी ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की जरूरत तो बड़ा अंत में पड़ता है आशुतोष जी। लेकिन अगर वो वैक्सीन सब लोग लिए रहते, सबको मिल जाता, तो जिम्मेदारी तो है, किसने गुमराह किया, कौन कौन गुमराह किया, आईसीएमआर वालों ने क्या किया, सारे मंत्रालयों ने क्या किया। फिर लोग कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक, सारे रिपोर्ट सार्वजनिक करो, व्हाइट पेपर निकालो, क्योंकि अगर आप इसके बाद भी भगवान न करे कि आपका एक जो थर्ड वेव जैसा बोला जाता है कोई आ गया, हम क्या स्थिति है, दयनीय है, दुर्दशा जो है पूरे भारत की, पूरे दुनिया में इस वक्त
बड़ा शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारी स्थिति एक अछूत की तरह। बिल्कुल। अनिल जी, आपको क्या लगता है, इतना आपका तो लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, क्या इस तरीके से आपने पहली बात कोई संकट देखा? दूसरा, जब संकट था तो क्या कोई जवाबदेही तय हुई या तय नहीं हुई? आज आपको क्या लगता है, क्या जवाबदेही तय हो रही है या नहीं तय हो रही है? अनिल जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हम लोगों को असल में ये देखना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है। असल में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझको याद है कि मैं वहाँ जब महाराष्ट्र में था तो लातूर का भूकंप आया था। लातूर का भूकंप एक छोटे लेवल पे, एक लोकलाइज्ड बहुत बड़ी त्रासदी थी। उसमें पवार साहब ने उसका पूरा लिया जिम्मा कि किस तरह से उसको, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो स्टेक होल्डर्स जिसको हम लोग बोलते रहे, लेकिन अब स्टेक होल्डर लोग रहे नहीं, वो तय कर देते हैं कि यही स्टेक होल्डर है, वो नहीं है, जनता है, सब लोग हैं। तो उन्होंने एनजीओ से लेकर के, कॉरपोरेट से लेकर के, और विपक्ष के जो लोग हैं, लोकल जो लीडरशिप है। अच्छा, और उसमें एक खास बात मैं बताऊंगा कि लातूर के नेता थे विलासराव देशमुख, जो विलासराव देशमुख पवार के खिलाफ थे, लेकिन कैसे लोगों को इन्वॉल्व करके पूरा, वो लातूर जिले में ही भूकंप का ज्यादा हिस्सा है, अब बहुत ट्रेजेडी हुई, हम लोग देखा, तो और उसको उन्होंने पार किया। और दूसरा एक ये चीज, दूसरी चीज थी कि पवार ने मतलब ऐसा नहीं किया कि सारी क्रेडिट उसकी ले ले, जो क्रेडिट उनको मिलनी थी वो मिल ही गई। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उसमें जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इसका ये उदाहरण है। और ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मैं और पीछे ले जाऊंगा कि जब 67 का अकाल हुआ तो जेपी ने बिहार रिलीफ कमेटी बनाई और गवर्नमेंट ने उनको पूरा साथ दिया, प्लानिंग कमीशन ने उनके को मदद की, सरकारी पैसे मिले। और पहली बार हिंदुस्तान में, जिसको कि हम लोग अभी भी डिबेट करते हैं कि वो गलत था या सही, कि पहली बार एनजीओ के लिए विदेश से पैसे आए और जेपी ने उसको मंजूर किया कि राहत के लिए हम लोग ले सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो परंपरा है और जो स्टेक होल्डर्स है उसको शामिल करने का जो नेतृत्व का रवैया होना चाहिए, वो इसमें सीरियस नदारद है। आप देख चुके कि किस तरह से, मान लिया कि लोग गए रोड पे आ गए, तो लोग रोड पे आ गए तो उनकी मदद तो लोगों ने की, एनजीओ ने, लेकिन सरकार से उनका क्या संवाद था? सरकार ने उसमें कोई पहल नहीं की। इंडिविजुअल सोनू सूद से जैसा आदमी वो आगे आया, ऐसे बहुत लोग आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग असल में समझ नहीं रहे हैं कि ये जो रेजीम है, जिस सत्ता है, इस सत्ता का जो आना हुआ या जिस वजह से ये सत्ता है, वो डेमोक्रेटिक वजह से नहीं है। क्योंकि इसने ये तो राम मंदिर और जो बाकी सांप्रदायिक, कई लोग कहा ना कि आपने राम के नाम पर वोट दिया है और आप चाहते हैं कि उससे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बढ़िया काम, वो काम करे, ये संभव नहीं था। तो हम लोगों को बेसिक, आप देखिए कि किस तरह से मोदी जी ने आने के बाद जितनी संस्थाएं हैं, आपने कहा ना कि उनको किस तरह से खत्म किया। आपने कहा कि मंत्रियों के इस्तीफे हुए। मंत्रियों के इस्तीफे इसलिए हुए कि मीडिया, जो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सारी ने अपनी भूमिका निभाई। आप अकेले अकाउंटेबिलिटी, अगर आप आज जैसे खड़े होकर के पूछ रहे हैं कि मोदी इसका अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहा है, अरे आप अकाउंटेबिलिटी के पूछने के लिए या जो उसके लिए जो इंतजाम था उसको ईरान ने नहीं दिया। न कैग कुछ बोल रहा है कि कैसे पैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च होते हैं, न मीडिया अभी मैं आपको किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, अभी ये चैनल डिबेट करने लगा है कि सेकेंड लहर, अभी जो पहली लहर में गांव में जो कहर हो रहा है, इसकी चर्चा के बदले तीसरी लहर में इंतजाम क्या हो रहा है, जो इंतजाम है नहीं। वैक्सीन की भी हालत क्या होने आपको पता है, अस्पताल की हालत क्या है, लेकिन अब उसके तीसरी लहर की मोदी सरकार ने तैयारी कर दी है।
ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चैनल ने कल उसकी, मैं देख रहा था कि अपने प्रोग्राम में उसने हाईलाइट कर रहा था। तो हम मीडिया, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेक होल्डर्स है डेमोक्रेसी के, जो कि इंस्टीट्यूशंस, नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे फोर्थ पिलर जिसको कहते हैं मीडिया, वो सब कोलैप्स हो चुका है। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी के लिए जब हम बात करते हैं तो हमको रीएस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस है उसको रीएस्टेब्लिश कैसे किया जाए, इसकी बात करनी पड़ेगी। आपने कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रीस्टैब्लिश करने की बात, लेकिन श्रवण जी, सवाल तो इस वक्त यह है कि सबसे पहले हम इस बात की विवेचना करें। शायद इस देश के अंदर विवेचना का जो मूल्य है वो शायद गायब हो चुका है। विवेचना इस बात की होनी चाहिए कि भाई पहली बात तो यह संकट इतना बड़ा क्यों और कैसे हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार जिम्मेदार है? इसके लिए हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जिम्मेदार है या यहाँ की टास्क फोर्स जिम्मेदार है? या आ गया तो आने के बाद क्या हमारे पास वो मैकेनिज्म था जो उसको हैंडल कर सकता था? पहले इस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना, बाद में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कैसे स्टैब्लिश करेंगे नहीं करेंगे तो एक बात का सवाल होता है। समझ जी। नहीं, मैं, आपने कहा जवाबदेही की बात कही, तो जवाबदेही को तो लाशों को आग के हवाले नहीं किया जा रहा है, जवाबदेही को आग के हवाले कर दिया गया है। सरकार जो है जवाबदेही के प्रति कितनी जिम्मेदार है या मानती है कि कुछ अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मोहन भागवत के भागवत प्रवचन में पता चलता है, जो कि पूरा एक बहुत ही पॉजिटिविटी अनलिमिटेड के नाम से डिजाइन किया हुआ वेल का ऑर्केस्ट्रेट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जवाबदेही जनता की भी है और डॉक्टरों की भी है और सरकार की भी है, और वो जवाबदेही इस तरह की है कि गफलत हुई है। और गफलत ये हुई है कि पहली लहर के बाद सब लोग निश्चिंत हो गए। तो मोहन भागवत ये नहीं बताते कि इसमें सरकार की गफलत क्या है। जनता की गफलत तो खैर हम स्वीकार कर लेते हैं कि वो अपनी गफलत का खामियाजा चुका रही है, वो जान देकर चुका रही है। चिकित्सक भी चुका रहे हैं, अपनी जान देकर चुका रहे हैं, और लगे हुए हैं, जो सैकड़ों चिकित्सक मरे हैं। सरकार कैसे चुका रही है, और ये सरकार चुकाएगी कि नहीं चुकाएगी? ये जो बात है ना कि क्षमा मांग लें, रिग्रेट कर दें, जांच कमेटी बैठ जाए, व्हाइट पेपर आ जाए, ये तो बड़ा एक, मुझे लगता है कि एक नरसंहार के बाद भी हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम वो माफी मांग लें तो हम उनको माफ कर देंगे, वो जांच बिठा दें तो हम माफ कर देंगे, वो व्हाइट पेपर जारी कर दें तो देश उनको माफ कर देगा। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा सिंप्लीफिकेशन है पूरे इतने इस जेनोसाइड का, इस नरसंहार का। ये बड़ा सिंप्लीफिकेशन है। हम जो तानाशाह है ऊपर बैठा हुआ, उसकी मेंटेलिटी में नहीं जा रहे कि वो किस तरह का इमोशन लेस है, जिसमें संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। जो पोस्ट गोधरा जिस तरह का गुजरात में हुआ है, सैकड़ों लोगों को जलाया गया और वो मदद मांगते रहे और उनकी बात तक नहीं सुनी गई। जो कहता है कि गाड़ी के नीचे अगर एक कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं अगर आप पीछे की सीट पर बैठे हैं, वो आदमी ये नहीं बताता कि आगे की सीट पर कौन बैठा है जिसके कारण कुत्ता पिल्ला जो है गाड़ी के नीचे आ गया। ये एक बहुत ही भयानक त्रासदी है, और उस त्रासदी को बहुत ही साधारण तरीके से लिया जा रहा है, माना जा रहा है। आप ही की वेबसाइट पर है कि 37% लोगों का अभी भी समर्थन है उनको, जो ओपिनियन उनकी लोकप्रियता का हुआ है।
तो हम ये सियोटर का सर्वे, जी हाँ, जिसका भी सर्वे है, हम रॉयटर्स का सर्वे अलग देख रहे हैं जिसमें 22 परसेंटेज पॉइंट की बात है, हम इसको कह रहे हैं ये जो 37% की बात है, 37% कम नहीं होता है। ये मामला आधा गिलास खाली है और आधा भरे का मामला है कि अभी भी 37% लोग हैं। मतलब किसी एक और बड़ी ट्रेजेडी की जरूरत है इस देश को हिलाने के लिए, और उसके बाद हिलेंगे लोग। ये जो नेता जो नेतृत्व कर रहे हैं, किसी एक, आपने कहा 2014 के पहले इतने मंत्रियों के इस्तीफे हो गए, आपको लगता है कोई एक आदमी ने भी खड़े होकर बात करते हैं प्रधानमंत्री के सामने? क्या किसी एक भी आदमी ने दुख भी व्यक्त किया है कि ये जो हो रहा है, लाशें तैर रही हैं, ये गलत है? एक भी आदमी ने, पार्टी के एक भी नेता ने कहा, एक मुख्यमंत्री ने कहा है? अब क्या बात कर रहे हैं? ये देश में इतनी बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग जिसके मेंबर्स हैं, इतने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। संघ के जो भागवत साहब हैं वो कहते हैं कि ये, उसको बताते हैं कि जीवन और मरण तो चलता रहता है। तो आप एक ऐसी व्यवस्था में आप पड़ गए हैं जी, जिसमें आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर कोई प्रावधान नहीं होता कि लोगों के घरों में जगह नहीं होती या जगह होती, आप मजबूरी है लोगों की कि उनको लाशों को तैराना पड़ रहा है, नदियों में डालना पड़ रहा है, वो क्या करेंगे? लाशें थोड़ी छुपाई जा सकती, भ्रष्टाचार छुपाए जा सकते हैं, तानाशाही छुपाई जा सकती है जी, संविधान को खत्म करने की आकांक्षाएं छुपाई जा सकती हैं, पर लाशें नहीं छुपाई जा सकती। तो ये अगर लाशें सामने नहीं आती तो ये इतना बड़ा खेल ही नहीं होता। बिल्कुल विजय जी, ये जो लाशें नहीं छुपाई जा सकती है, जो सवाल अभी श्रवण जी ने खड़ा किया कि भाई क्या कोई खड़ा होके कह सकता है, क्या बोल सकता है, क्या दुख जताया नहीं जा रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? सवाल जो मैंने कहा था 2014 के पहले में कम से कम 5 ऐसे मंत्रियों के नाम है जिनको इस्तीफे देने पड़े। सबसे पहला नाम था शशि थरूर का, उसके बाद पवन बंसल के इस्तीफे देना पड़ा, अश्विनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, और 2G में वो राजा उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब 26/11 हुआ तो उसके बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को एक ही दिन इस्तीफा देना पड़ा, गृह मंत्री शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये भले ही वो इनकॉम्पिटेंट थे या नहीं थे दूसरा सवाल था, लेकिन हर त्रासदी के बाद, हर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद किसी न किसी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहां इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और अभी तक एक चपरासी को भी नहीं हटाया गया है। ये सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, ये सवाल है कि कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना इतनी बड़ी क्राइसिस के लिए। कौन है वो, और क्यों नहीं ये कदम उठाए जा रहे हैं? विजय जी म्यूट। आशुतोष जी, जहां से आपने सवाल शुरू किया है ना कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस की, ये तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और हमारे सारे विद्वज्जन जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अभी देश में जो लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार यानी जिम्मेदार पदों पर बैठे, क्या वो ये मान भी रहे हैं कि क्राइसिस है? अभी तक तो तय नहीं हुआ कि ये क्राइसिस है। हर कोई आदमी अपने राज्य का या अपने हल्के का मतलब जो जिम्मेदारी उसकी है उसको ठीक से निभाने की बात कर रहा है और दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो मुख्यमंत्री हो, वो स्वास्थ्य मंत्री हो, वो प्रधानमंत्री हो, वो और किस्म के लोग हों, वो सब लोग, और कोई जिम्मेदारी नहीं कह रहा। श्रवण जी जो कहते हैं कि लाशें नहीं छुपाई जा सकती, मैं उसको दोनों बातें कहता हूँ कि लाशें भी नहीं छुपाई जा सकती और सच भी नहीं छुपाया जा सकता। लाशों ने सच को भी सामने ला दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो तब लेगा कि जब क्राइसिस को मानेगा। गंगा के किनारे पर जब लाशें बह रही हो तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माना है कि इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है? दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही और लोग मर रहे हैं तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माना कि इस तरह की परेशानी हो रही है? बिहार में दरभंगा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हाल जो आप देख रहे हैं, क्या उसके बाद नीतीश कुमार जी मान रहे हैं कि वो वहां पर बड़ा क्राइसिस है? तो जब क्राइसिस नहीं माना है तो क्राइसिस की जिम्मेदारी कौन लेगा?
फिर दूसरी बात होती है, जब मान नहीं रहे तो क्या जिम्मेदारी तय की जा रही है? जिम्मेदारी तय करने में दो लोग हो सकते हैं, विपक्ष के लोग हो सकते हैं और मीडिया हो सकता है। क्या मीडिया ने आज तक इस पूरे क्राइसिस में पिछले 1 साल में किसी की जिम्मेदारी तय की है? हमने जिम्मेदारी तय नहीं की, हम सब लोग तय रहे। विपक्ष के लोग हैं, क्या उन्होंने किसी की जिम्मेदारी तय की? नहीं की, क्योंकि यहाँ हमाम एक बड़ा बन गया है ना। जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तय करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तय करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की तय करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री की तय करेंगे, प्रधानमंत्री की करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री। इसलिए कोई दूसरे की जिम्मेदारी इसलिए तय नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर जिम्मेदारी तय करने की बात मैंने की तो आप पर भी उंगली उठेगी। इसलिए सब हम्माम में आराम से स्नान कर रहे हैं, कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं ठहरा। मैं इस बात से सहमत नहीं, जो हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि ये सरकार 2019 में आई या 2014 में आई तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं आई। मैं उसे जनादेश का और जनता का असम्मान मानता। 303 सीटें आना, 282 सीटें आना, 40% वोट आना, 38% आना, जो भी है 42% आना, उसे आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए मत मानिए। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि आप जिम्मेदारियां नहीं लें। नरसंहार की बात अभी की गई कि नरसंहार क्या हमें दूसरा लेना पड़ेगा? इस देश को आपने देखा है 1984 में जो कुछ हुआ उससे बड़ा जीनोसाइड आजादी के बाद कोई नहीं हुआ। लेकिन जो लोग जिम्मेदार थे वो इस आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत से जीत कर आए, सबसे बड़े बहुमत से जीत के आए, 400 से ज्यादा सीटों के साथ। तो जीनोसाइड भी इस डेमोक्रेसी को या हमारे सिस्टम को तय नहीं कर रहा। हमारे तरीके बहुत गलत हैं, गलत तरीके से हम लोग चल रहे हैं कि देश पूरा मैस में आ गया है। और आप जितना सवाल कर रहे हैं इससे क्या होगा कि 2-4 जो ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर हैं, हेल्थ सेक्रेटरी है, DM है, चपरासी है, उनके इस्तीफे हो जाएंगे क्या? लेकिन बताइए मुझे कि जो लाशें छुपाई गई, मान लीजिए DM के कहने पर छुपाई गई, DM सबसे बड़ा ऑफिसर है जिले में, उसके कहने पर किसी चपरासी ने छुपा दी, तो DM ने किसके कहने पर छुपाई थी? DM को कोई आदेश मिला था? आदेश नहीं भी मिला था तो उसे पता था कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर है और किसके लिए वो ये काम कर रहा है। तो पहले बहुत सारी चीजें हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जिम्मेदारियां ऊपर से तय करें, नीचे से तय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे आप शहीद बना देंगे। एक चीज छोटी सी जोड़ दूं, आपने जो 5 मंत्रियों के 6 मंत्रियों के इस्तीफे UPA के दिए, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ये इशू डाइवर्ट होगा। वो इस्तीफे किस तरह से हुए थे, किन कारणों से हुए थे, इसलिए उनको शहीद मत बनाइए, सॉरी टू से, है ना। लेकिन उससे ये मैं तय नहीं कर रहा कि आज इस्तीफे नहीं होने चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए, जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, ये अलग इशू है, क्योंकि आप उस इशू पर जाएंगे तो फिर डाइवर्ट होगा। इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं। यहाँ सवाल किसी को शहीद बनाने का नहीं है, सवाल ये कि अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगे, अगर उनके खिलाफ CBI ने जांच व्यवस्था शुरू की और लोगों के अंदर अगर कैसे इस्तीफे हुए वो आपको पता है, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दिया नहीं किसी ने, दिया नहीं किसी ने। मैं मानता हूं उनको इस्तीफा देना पड़ा या दिलवाया पड़ा, जिसने भी किया। लेकिन आज की तारीख शहीद मत बना, आज की तारीख में पिछले 2014 के बाद से वो स्थितियां पैदा नहीं। मैं आलोक जी, लेकिन एक बात जो विजय जी ने कही बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि 1984 का दंगा हुआ और उसके बाद भारी बहुमत से जीत कर आए। 2002 में भी दंगा हुआ और उसके बाद भारी बहुमत से गुजरात के अंदर सरकार बनी। और इसीलिए आज की तारीख में जब डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, 100 के से ज्यादा लोग लाइन में खड़े होकर मर जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में सरकार आती है। और उसके बाद आज जो स्थिति है, लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। ये कौन सी मानसिकता है? इसका मतलब ये कि आप नेताओं को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? जब जनता ही 84 के बाद अगर कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें देगी तो फिर आप राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, ये पहली बात तो मैं थोड़ा बहुत ज्यादा इतिहास में जाना मुझे नहीं लगता है ठीक है, बहुत ज्यादा गहरे गर्त में जाएं और ढूंढें, तहखाने से चीजें निकालें। तो वरना 1975 के ठीक 2 साल बाद इंदिरा गांधी भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट कर आई थी। सिर्फ 2 साल थे। 1975 में वो हारी, 1977 माफ कीजिए, 77 में वो हारी थी और 1980 में 3 साल बाद वो वापस प्रचंड बहुमत के साथ आई थी। तो इसलिए, और 1984 का जहां तक सवाल है, तो मैं इस अवधारणा से थोड़ा असहमत हूं कि जो लोग जिम्मेदार थे वो लोग जीत कर आए। जो लोग जिम्मेदार थे उनमें कौन कितना जिम्मेदार था, इस पर आज की तारीख तक हमको नाम पता है कौन लोग जिम्मेदार थे, लेकिन क्या राजीव गांधी जिम्मेदार थे जो जीत कर आए? इस पर मैं असहमत हूं। मुझे नहीं लगता है कि राजीव गांधी उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे। राजीव गांधी के आसपास के चंगू मंगू जरूर हो सकते हैं, लेकिन राजीव गांधी उस वक्त इस स्थिति में नहीं थे कि वो इस तरह का कोई डायरेक्टिव दें और उस डायरेक्टिव का फॉलोअप हो। और जो जनता ने वोट दिया था, वो ये भी ध्यान रखना चाहिए, वो वोट इसलिए नहीं था कि वहां नरसंहार हुआ है,
वो वोट इसलिए था कि जनता को इंदिरा गांधी की हत्या पर नाराजगी थी और उस नाराजगी का जवाब देना था जनता को। वो नरसंहार के समर्थन में मैंडेट नहीं था, कतई नहीं था। मैं अगर कोई इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है और उसके बाद उसको 2002 के नरसंहार के बाद के मैंडेट के साथ जोड़ता है, तो मैं उससे विनम्रता के साथ असहमति व्यक्त करता हूं और उसको दर्ज कराना चाहता हूं। ये दो अलग अलग किस्से हैं। 2002 का किस्सा जो है वो सत्ता के संरक्षण में हुए अपराध की कथा है, साफ साफ। एहसान जाफरी सांसद थे, लगातार फोन कर रहे थे, तमाम बड़े से बड़े लोगों को वो जानते थे, इसके बावजूद उनको भीड़ ने उनके घर में घुस के मार डाला। मैं उस वक्त बीबीसी में काम करता था, हमारे दफ्तर में उस दिन उनके कम से कम 7 या 8 फोन आए थे कि और कोई नहीं सुन रहा है। मैंने सोनिया गांधी को भी फोन कर लिया, मैंने प्रधानमंत्री के यहाँ भी फोन कर लिया, मुख्यमंत्री के यहाँ भी फोन कर लिया, आप लोग कुछ कर सकते हो, आप ही बचाओ। लेकिन इसके बावजूद वो बचाए नहीं जा सके। तो ये और 1984 में भी आलोक जी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल हुआ था। सरकार में जो लोग बैठे हुए थे और जब प्रधानमंत्री ये बोले कि मैं छोटा था पेड़ हिलता है तो जमीन गिरती है। हाँ, राजीव गांधी ने जो बोला, राजीव गांधी उस वक्त किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे थे नहीं, और 1984 के जो घटना थी उस पर जो पीयूसीएल ने जांच रिपोर्ट निकाली है उसमें दिखता है कौन कौन लोग संलिप्त हैं, किस हद तक संलिप्त हैं, और उनके अपराध में कोई, मैं नहीं कहता हूं कि उस अपराध को कम करके आंका जाना चाहिए, लेकिन 1984 और 2002 ये एक पैमाने पे नहीं नापे जा सकते हैं। मैं इस बात में बिल्कुल मेरा दिमाग साफ है। 1984 की घटनाएं एक अलग स्तर की घटनाएं थी और 1984 के बाद का जनादेश थोड़ा सा इंटरवेंशन में करना चाहूंगा। आलोक जी, एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं करना चाहूंगा। अगर राजीव गांधी ने ये कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है जमीन हिलती है, तो नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था हर घटना की बराबर की क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। राजीव गांधी ने जो कहा, ठीक है, राजीव गांधी ने जो कहा था वो महामूर्खतापूर्ण बात थी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है मुझे। और राजीव गांधी जिस तरह से राजनीति में आए थे और नरेंद्र मोदी जितनी राजनीति कर चुके थे जिसके बाद उन्होंने बयान दिया था, इन दोनों के मीटर को भी जोड़ के देखिए फिर, अगर आपको ये जोड़ के देखना है तो। ठीक है, अगर हम वर्तमान में अगर हम लौटते हैं आज की तारीख में, आज की तारीख की बात कर रहे हैं, तो मैं आज की तारीख में आता हूं वापस, क्योंकि आपने सवाल आज की तारीख पे किया है। आज की तारीख की जिम्मेदारी का जहां तक सवाल है, तो ये नीतीश कुमार हैं, आपको याद होना चाहिए। रेल मंत्री थे, रेल मंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था एक दुर्घटना के बाद, और कहा गया साहब ये नीतीश कुमार, लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर कोई ऐसा आदमी आया है जो जिम्मेदारी लेता है। आज कहाँ है वो जिम्मेदारी? और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाए जा सकते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम गिनाया जा सकता है, उद्धव ठाकरे का नाम गिनाया जा सकता है, और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का नाम गिनाया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय जिम्मेदारी उस सिस्टम के ऊपर बैठे हुए इंसान की है जिस सिस्टम जिम्मेदार था इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह पर रखने के लिए, और एक राष्ट्रीय आपदा मानकर, एक राष्ट्रीय आपदा को समझकर राष्ट्रीय स्तर पर उसका जवाब देने के लिए। इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जिम्मेदार कौन है कि जब आप वैक्सीन की डील कर रहे थे उस वक्त आपने इस पूरे देश के लिए एक साथ वैक्सीन की डील क्यों नहीं की? ये कौन सा तरीका है कि केंद्र सरकार अलग वैक्सीन खरीदेगी और उसके बाद वही कंपनियां राज्यों के लिए एक अलग रेट जारी कर देंगी? क्या किसको नहीं पता है कि इस देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की जरूरत है? पैसा मैं दूं, आप दें, राज्य सरकार दे, कोई कंपनी दे, कहीं से आए, कोई धर्मार्थ संस्था दे, लेकिन उनका रेट तो आप एक रेट कॉन्ट्रैक्ट तय कर सकते थे कि इस भाव पर भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी, उसका भुगतान कोई भी करे। ये क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो गर्ग साहब ने कहा, उन्हें थोड़े जिसको कहते हैं थोड़े विनम्र या सभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं इसको बिल्कुल सीधे सीधे एक आपराधिक षड्यंत्र मानता हूं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का सवाल नहीं है, जिम्मेदारी और जवाबदेही से ज्यादा है आपने जिस अंदाज में आंख बंद करके रखी है, जिस अंदाज में इस बीमारी की दूसरी वेव के आने के प्रेडिक्शंस थे उनको नजरअंदाज किया, जो लोग वो कह रहे थे उनका मजाक उड़ाया। इस सरकार में बैठे हुए एक मंत्री का नाम बताइए जिसने किसी की मौत पे खेद जताया हो। ये लोग जो जिसको कहते हैं कि गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए तो उसके भी मरने से तकलीफ होती है पीछे बैठने वाले को, उनको इस देश में 1 लाख से ऊपर आदमी मर गया, इनको कोई तकलीफ नहीं है, कहने को नाम नहीं है। अभी भी जो है बहुत इस बात का प्रचार हो रहा है कि गला रूंध गया। गला रूंध गया तो हम क्या करेंगे आपके गले का?
ये वक्त अगर आप फर्ज कीजिए कि इस वक्त मनमोहन सिंह सरकार में बैठे होते, ये लोग उनका गला मांग रहे होते, ये उनके गले रूंधने से, व्हाइट पेपर से इससे काम नहीं चलने वाला था। ठीक है, इस वक्त इनको हटाइए, निकालिए। आलोक जी, प्रेम कुमार जी, मैं बहुत छोटा सा सवाल मेरा है, आखिर इस देश की जनता में और कुछ लोगों में ये कॉन्फिडेंस क्यों है कि आएगा तो मोदी ही? ये जवाबदेही का सवाल है, एरोगेंस का सवाल है, या इस देश की मानसिकता का सवाल है? देखिए आशुतोष जी, आएगा तो मोदी ही, ये नारा नीचे से ऊपर गया हुआ ऐसा नहीं है, ये नारा ऊपर से नीचे लादा जा रहा है, ये मूल बात है। और एक परसेप्शन क्रिएट, ये बीजेपी के पास, सत्ताधारी के दल के पास आरएसएस जैसा संगठन है, इसके बाद इस वजह से ये संभव हो रहा है, हमें लग रहा है कि लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं ना, अभी हाल में हुए हैं, तो वहां क्यों नहीं ये भावना दिख रही थी? चुनाव परिणाम तो उल्टे बता रहे थे, आएगा तो मोदी नहीं बता रहा है चुनाव परिणाम। वो तब की घटना है जब ना ऑक्सीजन से लोग मरे थे, वो स्टार्टिंग पीरियड था, ये लाशें नहीं मिली थी, लेकिन वो बात नहीं थी। आज भी जमीनी स्थिति ये नहीं है। हर घर में, मैं तो जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लगभग हर घर में दो खाने में लोग बटे हुए होते हैं, कोई मोदी समर्थक होता है, कोई मोदी विरोधी होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो लोग कट्टर मोदी समर्थक रहे हैं, वो भी आज के दौर में उनके आंसुओं पर वो पसीज नहीं रहे हैं, वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये बात सच्चाई है। पता नहीं किस तरीके से आएगा तो मोदी ही पर हम यकीन कर रहे हैं, ये यकीन करने लायक बात ही नहीं है, ये बात है। और अभी जो कह रहे थे आलोक जोशी जी और श्रवण गर्ग जी, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने परिस्थिति को रखा और बताया कि ये जो हम राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिम्मेदारी का, ये डिस्ट्रीब्यूशन आया क्यों राज्यों तक? ये तो सेंट्रल कॉल होता था। ये छोटी सी बात तो संक्षेप में, कि जैसे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे रेमडेसिविर का सवाल हो, चाहे समय पर खरीदारी का सवाल हो, इन सब चीजों को अगर देखें तो ये सेंट्रलाइज्ड कॉल होना चाहिए था। ये सेंट्रलाइज्ड कॉल नहीं हुआ, इसलिए चीजें नीचे की ओर दी गई। मैं साफ तौर पर कहता हूं, अगर आलोक जी कह रहे हैं आपराधिक षड्यंत्र हुआ है, तो आपराधिक षड्यंत्र हुआ है तो इसके पीछे कारण भी होंगे। अपराध है तब तो, अपराध का मतलब क्या है? मैं सीधे तौर पर कहता हूं, चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इसकी पारदर्शिता को अगर सामने ला दिया जाएगा तो ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि 150 का रेमडेसिविर, 150 का वैक्सीन क्यों 800 और 1200 का रेट लगेगा। ठीक है सतीश जी, क्या प्रचार के माध्यम से इसको काउंटर किया जा सकता है, इस आक्रोश को? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये प्रचार, और कल भी मैं आपके चैनल पे यही कह रहा था कि प्रचार से, प्रोपेगेंडा से, काउंटर से ये चीज आगे बढ़ चुकी है और आगे की चीज है। लाशें गिरी है भाई, किसी को पता नहीं है कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, और इसलिए नहीं कि प्रकृति उसको मार देगी, उसको ये लगता है कि व्यवस्थाएं नहीं है तो हम बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो ये सवाल है। मैं एक बात कहता हूँ आशुतोष जी, कि 1 महीना पहले जो मौत का एकदम तांडव चल रहा था, क्या 10 दिन में स्थिति पे काबू हुआ है? नहीं, बिल्कुल हुआ है। कम से कम शहरों में तो हो गया है, और गांवों का मुख्य रूप से बहुत अच्छे ढंग से पता भी नहीं, साउथ इंडिया का तो और नहीं पता है। तो 10 दिन 15 दिन में चीजें सुधारी जा सकती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 1 साल तक सुधारी नहीं गई। तो सुधारी नहीं गई तो जवाबदेह तो कोई होगा, और जवाबदेही अगर जब तक तय नहीं होगा, फेरबदल नहीं होगा, इस्तीफे नहीं होंगे, हटाए नहीं जाएंगे, तो हम कैसे मान लेंगे कि ये थर्ड वेव रुकेगा? ये हमें आप बताइए कि थर्ड वेव कैसे रुक जाएगा। और दूसरी बात, मैं श्रवण जी की बात को मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। कह रहे थे कि लाशें नहीं छुपाई जा सकती। ठीक है जी, लाशें तो छुप भी जाती हैं और छुपाई जाती भी रही हैं, है ना। यही हो गया कि उन्होंने गंगा में डाल दिया और कब्र में डाल दिया, इसलिए शायद वो सामने आ गई। लहरा देते तो आपको क्या पता चलता? नहीं पता चलता आपको। और दूसरी बात, मैं उसी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक दिव्य भास्कर के नाम के अखबार ने, जो श्रवण जी जानते होंगे, उन्होंने एक जो डेथ सर्टिफिकेट निकाला है किसी प्रदेश का,
उसका तो मतलब आप समझिए वो भयंकर है भाई, भयावह है। तो ये जो किसने छुपाया, अगर छुपाया तो क्या उनकी जवाबदेही तय हुई, या उनको जो कहा गया कि छुपाओ तो उसकी जवाबदेही तय हो? तो जवाबदेही तो तय करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो इस बात का मानता हूं कि थर्ड फेज, फोर्थ फेज, पता नहीं कौन कौन वेव आ जाएंगे। ठीक है सतीश जी, आपका जवाबदेही तय कौन करेगा अनिल जी? इस लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जवाबदेही तय करती है, 5 साल में जवाबदेही तय करती है। लेकिन इस देश का इतिहास ये भी रहा, और मैं फिर उस सवाल पे तरफ आता हूं कि जो 1984 के बाद तो 400 सीटें मिल जाती हैं, 2002 के बाद आपको मेजॉरिटी बहुमत मिल जाता है, और 2000 भयानक तरीके से डिमोनेटाइजेशन करने के बाद भी अप्रत्याशित तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर 300 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं। तो इसकी क्या गारंटी कि जवाबदेही वाकई में तय होगी? इसको फिर डिफेक्ट कर दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा पाकिस्तान को तो घर में घुस के मारा, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं, हमको लग रहा है कि ऐसा है नहीं। जो अभी पंचायत चुनाव की बात की आपने, बंगाल के चुनाव देखे, इसके पहले भी कई चुनाव हुए हैं, तो इसमें मोदी ही आएगा वाली बात तो एकदम नहीं। मोदी तो पूरा लगा हुआ था, लेकिन कहाँ मोदी आ पाए। तो मोदी आएगा वाला मतलब ये तो झूठ है। वो सही कहा उन्होंने कि ऊपर से ये लादा गया है, नीचे वाला, नीचे की भावना नहीं है। तो इसको तो आप रिजेक्ट कर दीजिए इसी आधार पर कि ये एक प्रोपेगेंडा है, और कैंपेन इसी तरह चलाते हैं वो। लेकिन वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ये तो 2 चुनाव, पंचायत के एक नीचे लेवल का चुनाव और दूसरा चुनाव बंगाल का विधानसभा चुनाव, ये तो अभी तुरंत हमने देखा। इसका मतलब है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड को मैनेज करने से आप दुनिया को मैनेज कर लेंगे, ये इसको किनारे रख दीजिए, क्योंकि होता नहीं है। ये तो दिखाई दिया। वो जो असली बात जो कही उन्होंने कि आपराधिक षड्यंत्र वाला मामला, ये मामला आएगा इसीलिए, और इसमें हमको लग रहा है, इसीलिए मैंने मीडिया का जिक्र किया था कि ये जो बातें हैं, जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को पूरे परिप्रेक्ष्य में हम लोग मतलब सामने लाने में मीडिया विफल है। और इसके कारण अभी भी लोग सच में पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मामला है। मामला है कि जैसे ऑक्सीजन का है, या दवाई का है, या ये क्या कहते हैं आपका वेंटिलेटर्स का है, ये सारा क्यों ऐसा हो गया? इसलिए कि अगर आप पूरा देखें साल भर में, तो साल भर में गवर्नमेंट का काम क्या था? गवर्नमेंट का काम ये था कि कॉर्पोरेट सेक्टर को कितनी सहूलियतें दी जाए। आपको बताएंगे कि मैं देख रहा था कैबिनेट डिसीजन जो पिछले दिनों हुए, उस कैबिनेट डिसीजन में कोरोना के बारे में कोई डिबेट नहीं था। और उसके बाद वहां पर डिसीजन क्या लिया गया कि बैटरी जो कार, इलेक्ट्रिक कार्स के बैटरी हैं, वो इंडिया में बनने चाहिए और उसमें सहूलियत दिया जाएगा। दवाइयों के लिए ये सहूलियत नहीं की गई। दूसरा, एक और बात तो हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में, वैक्सीनेशन में ICMR, CSIR ये रिसर्च करती है, संस्थाएं करती हैं, और इसका काम भारत बायोटेक को मिलता है। ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड को नहीं मिलता है, या जो BBCOL है उसको नहीं मिलता है। तो ये पूरा, अगर आप पूरा परिप्रेक्ष्य में अगर इस पूरा षड्यंत्र को नहीं समझेंगे, तो वो कठिनाई है कि हम वहां नहीं पहुंच पाए। जो कंपनियां, सरकारी कंपनियां थी जो सक्षम थी, उनको जो है काम नहीं दिया गया, उसको अभी पैसे दिए गए इस लहर में। वो भी अप्रैल के लास्ट में उनको पैसे दिए गए हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा है पता ही होगा आपको कि सितंबर और अगस्त से हम ये क्या कहते हैं वैक्सीनेशन बना पाएंगे। तो ये तो आपराधिक षड्यंत्र था ही, और ये षड्यंत्र था कॉर्पोरेट के पक्ष में। तो ये पूरा, अगर अच्छा नैरेटिव के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते कि पेंडेमिक का जो सितंबर का जो पीक आया, उसके बीच में ही राम मंदिर का ये क्या कहते हैं शिला पूजन होता है, या जो शिलान्यास, उसके बाद आप जो क्या कहते हैं नवंबर में जो है दीप जलते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जो कम्युनल प्रोग्राम है और कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स है, वो चलता रहा। अब मीडिया इसके बारे में बात ही नहीं करती भाई, अभी भी मीडिया नहीं बात करता है इसके बारे में कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम्स एंटी पीपल हैं और पेंडेमिक से लड़ने के लिए नहीं थे। और ये सब बातें तो आ ही गई हैं कि इसमें जिम्मेदारी क्या है। 1 मिनट में अब इसको समाप्त करता हूं अपनी बात को, कि अभी जो उन्होंने जो दावोस वाले में कहा कि हम लोग लड़ लिया, उसका तो आ गया कि किसी भी एक्सपर्ट कमिटी या किसी की ये राय नहीं थी, उन्होंने अपने मन से कहा। तो ये मन कहां से आ रहा है?
ये मन आ रहा है जो उनके सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार हैं, या जो एक मोदी जी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अलग, उनको मैनेज करना है, उनको पेंडेमिक मैनेज नहीं करना है, पब्लिक ओपिनियन मैनेज करना है। तो ये फर्क जो इंस्टीट्यूशंस का और ये का आया है, इसको हमको सामने लाना पड़ेगा, तभी आप जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। बिल्कुल श्रवण जी, लेकिन इस पूरे मामले में हम लोग क्या ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करते कि हम सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, हम सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा देते हैं? जनता को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते? जो जनता हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट देती है, जो जनता रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे वोट नहीं देती है। श्रवण जी, कि मैं बहुत ये एक एकेडमिक बात कर रहे हैं आप इस क्राइसिस के टाइम पे। मैं पहले एक दो चीज अपनी कहना चाहता हूँ जी कि 1984 के जो दंगे थे वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ थे। वो एक बड़ी प्रधानमंत्री की हत्या से उपजे थे। 2002 के दंगे भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ थे। इस देश की आबादी जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। वो जो 84 की जीत थी वो इंदिरा गांधी की हत्या से उपजे आक्रोश का वोट था। जैसे कि राजीव गांधी की हत्या के आक्रोश से उपजे वोट का फायदा नरसिंह राव को मिला। ये जो पैरेलल ड्रॉ हो रहे हैं ना 84 2002, ये बहुत ही क्रूर पैरेलल, इसको बहुत ही क्रूएल कह सकते हैं। इस पूरे मैनेजमेंट में सिर्फ 2 व्यक्ति लगे हुए थे। पूरे देश का डिजास्टर मैनेजमेंट अमित शाह के हाथ में आज भी है। मंत्रिमंडल का एक आदमी का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, केवल हर्षवर्धन और पीयूष गोयल के ट्वीट्स आते रहे। लॉकडाउन किस शहर में होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, थालियां कब बजेंगी और दिए कब चलेंगे और तालियां कब बजेंगी, सारे के सारे ऊपर से तय होते थे। राज्यों को तो आज भी अधिकार नहीं है। राज्यों को अधिकार अब दिए गए हैं जब वो लोग वैक्सीन मांग रहे हैं, तब कह रहे हैं कि आप अपने ग्लोबल टेंडर्स जारी करिए। आपने राज्यों को अधिकार कब दिए? भारतीय जनता पार्टी के राज्यों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। केरल सहित तमाम नॉन बीजेपी स्टेट्स भी एक एक नियम के लिए केंद्र की तरफ देखती थी। इतना सेंट्रलाइजेशन था पावर का कि किस जिले में खुलेगा, कब से कब तक खुलेगा, दुकानें कब से कब तक खुलेगी। हम लोग क्या चाह क्या रहे हैं? मतलब किसकी जिम्मेदारी फिक्स करना चाहते हैं? क्या आप कह रहे हैं जनता की जिम्मेदारी है? वही तो मोहन भागवत कह रहे हैं। जो आशुतोष कह रहे हैं वही मोहन भागवत कह रहे हैं। अरे भाई, आप ही लापरवाह हैं, आप ही लोग मरने के लिए गए वहां भीड़ में। इसमें सरकार की क्या गलती है? और अगर आपकी गलती है, जनता की है, तो जो आज 37% है वो कल 67% हो जाएगा। उसमें क्या है? जब आपको अभी तय नहीं है कि जिम्मेदारी कहां तय करना है, और कोई आश्चर्य नहीं है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई दुनिया की, अब तो 6 लाख के ऊपर हो गई। वैक्सीन को लेकर नहीं लगने दी ट्रंप ने, मास्क नहीं लगने दी, पूरा का पूरा रेडिकल, जिसको यहाँ हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं, वहां गोरों को उन्होंने संगठित कर लिया। तमाम चीजों के बावजूद बाइडेन और ट्रंप के बीच में हार का फर्क 70 लाख वोट है, पॉपुलर वोट्स 70 lakhs ओनली। कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी के जो समर्थक हैं
वो मोदी को वापस ले आएंगे। हमको मोदी की चिंता नहीं है। तो श्रवण जी, फिर जनता की गलती हुई ना फिर तो? बिल्कुल जनता की गलती नहीं है। जनता की क्या गलती है? आप मुझे बताइए कि जनता की क्या गलती है इसमें? अगर उनको इतनी छूट आपने दी तो जनता की क्या गलती है? आपने वैक्सीन नहीं दी तो जनता की क्या गलती है? आपने ऑक्सीजन नहीं दी तो जनता की क्या गलती है? आपने बेड्स नहीं दिए तो उसमें जनता की क्या गलती है? आपने दवाएं नहीं दी तो क्या जनता की गलती है? और जो चीज कह रहे हैं कि शहरों में तो इंतजाम हो रहा है, सतीश जी कह रहे हैं, तो ये जो भारत है कोई शहर नहीं है सर। दिल्ली और बंबई नहीं है शहर जहां आप आंकड़े बता दें कि अब पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से नीचे हो गया है तो बिल्कुल सब हो गया है। मौतों के आंकड़े आज भी वैसे ही कायम हैं। तो हम थोड़ा सा, जैसा मैंने शुरू में भी कहा जी, कि हम खुद शायद चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने आप में क्लियर नहीं है कि हम क्या कहना चाहते हैं और किन किन लोगों को की जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं। तो अगर हम ही तय नहीं है तो हम लोगों में एकमत नहीं है तो फिर जनता तो बेचारी वो जो सुन रही होगी इस बहस को वो तो बेचारी वो तो गाय है, उसको तो सिर पीट लेना चाहिए अपने और गंगा में जीवित कूद जाना चाहिए। बिल्कुल श्रवण जी, जो बात आप कह रहे हैं हम लोग उस बात को अच्छी तरीके से समझे। लेकिन विजय जी, मैं फिर जो सवाल मैंने श्रवण जी से पूछा था वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मैक्सिमम लोगों की मौत के बाद भी अमेरिका के अंदर बाइडेन और ट्रंप की जीत का फासला 70 लाख था, यानी 7.5 करोड़ लोग ट्रंप के साथ पूरी तरीके से कन्विंस थे। और आज की तारीख में भी रिपब्लिकन पार्टी उनको अपना नेता नहीं बना सकती जिसको ट्रंप सपोर्ट ना करते हो। तो गलती जनता की है या नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। आप उसी तरीके का नेता चुनते हैं जैसे कि आप खुद होते हैं। और इस देश के अंदर पिछले दिनों हमने हिंदू मुसलमान के नाम पे घरों के अंदर बंटवारों को देखा है। आशुतोष जी, मैंने शायद गलती की, माफी चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि आपने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी है, लेकिन अभी आप पॉलिटिकल पार्टीज के उस लॉजिक के साथ ही चलना चाहते हैं जिसमें जनता को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये लॉजिक भी वैसा ही है कि जैसे अपराधी उम्मीदवार जब एमपी और एमएलए बन जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप ही ने तो वोट दिया था उनको, लेकिन वो चॉइस तो जनता के पास होती नहीं है। टिकट तो आशुतोष जी बैठकर तय करते हैं, टिकट तो प्रधानमंत्री बैठकर तय करते हैं, उनमें से किसी को चुनना है ना। जनता को गाली देने के बहुत सारे मौके होते हैं सर, ये जनता की जिम्मेदारी नहीं है। जनता तो चुप है, और चुप है इसका मतलब ये मत समझिए कि नहीं समझ रही है। 1952 से 2019 तक इतने उदाहरण हैं, यदि आपको सुनाना चाहूं, मैं बताना चाहूं तो इतने उदाहरण होंगे जब जनता की आप जो समझदारी पर शक करते हैं ना, हर बार उस शक को दूर कर देती है जनता। अभी जितना प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आएगा ही मोदी, ये पता नहीं आपके पास कहाँ से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है और कैसे आप पढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं, वो जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं तय कर रहे हैं, वो अपने एमपी की भी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, वो अपने एमएलए की भी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। विजय जी, मैं मुख्यमंत्री की भी आपको एक मिनट के, मैं 10 सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त 3 कैंपेन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे। एक कैंपेन ये चल रहा है कि दरअसल ये मोदी और हिंदुत्व के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि भारत आने वाले समय जो है विश्व गुरु न बन पाए, इसलिए इस जो महामारी इसको भारत में एक तरीके से डाला गया। ये बहुत बड़ा। दूसरा ये है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो अभी तो 10 लाख लोगों के मरने की बात आ रही है, कोई और होता तो 10 करोड़ लोग मारे जाते। उन्होंने कम से कम बचा लिया है। ये हकीकत की दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप कि ये चल रहा है कैंपेन। अगर आप अभी कहेंगे तो मैं अभी वो सोशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिखा दूंगा जहां इस तरीके के कैंपेन बहुत भयानक तरीके से चल रहे हैं और लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। कंज्यूम कर रहे हैं वो ठीक है बात, लेकिन आशुतोष जी कभी आप घरों से बाहर निकलिए और उन घरों में जाइए जहां सब लोगों का कॉन्फिडेंस शेकन हो गया है, हिल गया है। वो अपनी मौत को, अपनी जिंदगी को लेकर ही विश्वस्त नहीं है, आश्वस्त नहीं है कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहली वेव और दूसरी वेव में ये बड़ा फर्क आया है।
पहली वेव में लोग जानते नहीं थे, थोड़ा सा घबराए हुए थे, लेकिन आज तो अपनी जिंदगी को लेकर घबरा गए, तो वो कॉन्फिडेंस शेकन हो गया है। तो वो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा या जो भी कैंपेन है वो चल रहा है, वो बड़ा असर डाल सकता है। आप ज्यादा आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि आपने ये सोशल मीडिया कैंपेन से बहुत सारी सरकारें बनाई हैं और बनती हुई देखी हैं, है ना, इसलिए आपका आप जो है ज्यादा सोशल मीडिया को लेकर आश्वस्त है। लेकिन मैं जनता से बहुत आश्वस्त हूँ और जनता को मैं जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जनता क्या तय करेगी, लेकिन जनता जो है वो जरूर तय करती है कि क्या होना चाहिए। ठीक है विजय जी, मैं जनता के प्रति आश्वस्त नहीं हूं आलोक जी, मैं गलत हूं? आश्वस्त न हो कोई दिक्कत नहीं है आशुतोष जी, लेकिन ये जो मैं इस मामले में विजय जी के साथ सहमत, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। और मुझे नहीं दिख रहा है ये जो सर्वे हो रहे हैं, ठीक है, अभी आप हमारे मित्र हैं यशवंत देशमुख सी वोटर वाले, क्योंकि वो डेली ट्रैकर करते हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि उनका डेली ट्रैकर हर तीसरे दिन पूछिए कि नंबर कहाँ जा रहा है। तो ये डेली ट्रैकर जो होते हैं ये कब खिसक जाएंगे, जो पहले भी मैंने कहा था, ये कई बार मैं कह चुका हूं कि जिस वक्त जनता का मूड बदलता है, जिस वक्त जनता गुस्से में आती है, उस वक्त किसके पैरों से के नीचे की जमीन कब खिसक जाती है पता नहीं चलता है। तो वो है ना, कमाल है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है और फिर भी तुझे इस पर यकीन नहीं है। ये यकीन नहीं करवाने वाले सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, चलाते रहेंगे, आखिरी दिन तक चलेगा। बंगाल के कैंपेन याद कर लीजिए आप, कितने तरह के कैंपेन पूरे भारत में नहीं विश्व में चल रहे थे कि 2 मई दीदी गई, कहाँ है दीदी, दीदी और बंगाल का क्या हुआ। ये अखबार, और मैं एक चीज और कहूंगा, बीच में अनिल सिन्हा जी ने मीडिया का जिक्र किया, इसलिए मैं वो जिक्र कहना चाहता हूं। हम लोग मीडिया नाम जब लेते हैं तो किस मीडिया की बात कर रहे हैं अब समझ में नहीं आता है। मीडिया दरअसल है कहाँ, मीडिया के नाम पे कुछ नहीं है। जो अखबार हैं, जो टेलीविजन चैनल हैं, इन सबकी, और ये इनकी मजबूरी है, समझिए, उनके साथ सहानुभूति रखिए, उनकी बहुत आलोचना मत करिए। अगर आप उनकी आलोचना करेंगे और वो जिस रास्ते पे उससे दूसरी तरफ गए तो हमारे अनेक साथियों की, हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, उनकी रोजी रोटी का ठिकाना नहीं रहेगा और आज की परिस्थिति में बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इन सरकारों, इन अखबारों का, इन टेलीविजन चैनलों का सबसे बड़ा विज्ञापन दाता आज की तारीख में सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार। तो जब आप एक बाबा जी के साबुन तेल का विज्ञापन करते हैं और बाबा जी को दिखाते हैं आधे घंटे, 1 घंटे, तो भाई फिर सरकार का विज्ञापन करेंगे और उनसे पैसा लेंगे तो उनको दिखाएंगे। और सरकार में बैठे अफसर लोग, खास तौर पे मैं इसमें मंत्रियों से ज्यादा अफसरों की भूमिका देखता हूं, वो ये समझ गए हैं। वो बुलाकर कहते हैं अखबारों के मालिकों को, पहले संपादक से मुख्यमंत्री बात किया करते थे, अब मुख्यमंत्री के दफ्तर का नीचे का एक अधिकारी अखबार के मालिक से बात करता है और कहता है कि ऐसा है, आपके अखबार का ये पैकेज तय हुआ, साल में इतना रुपया मिलेगा, फ्रंट पेज पर रोज मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आनी चाहिए, विपक्ष का नेता दिखना नहीं चाहिए और सरकार के खिलाफ कोई खबर नहीं छपनी चाहिए। ये पैकेज तय हो गया तो आपको मिलेगा, तो नहीं मानते हो तो फिर सरकार से कुछ नहीं मिलेगा। यही हाल टेलीविजन चैनलों का है। इसलिए आप अगर उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो पोल खोलेंगे, वो अनुसंधान करेंगे, तो फिर हम सब गलत उम्मीद कर रहे हैं। एक अखबार आज की तारीख में है, गर्ग साहब वर्षों उसके समूह संपादक की भूमिका में रहे हैं, उसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं। वो, उसके बारे में कहा जा रहा है कि साहब केंद्र सरकार ने उसके सारे विज्ञापन रोक दिए हैं क्योंकि उनके अखबार ने गुजरात में और उनके अखबार ने बाकी जगहों पे अचानक सरकार के खिलाफ एक स्टैंड जैसा ले लिया है, बड़े बड़े खबरें छाप रहे हैं, तमाम भंडाफोड़ कर रहे हैं। तो फिर ये कीमत चुकाने के लिए जो लोग तैयार हैं वो लड़ सकते हैं। हमारे पास, क्योंकि इतना बड़ा, हमारे पास पीछे इतने स्टाफ नहीं है कि 100 लोगों की नौकरी खतरे में है, इसलिए हमारा जो मन करता है, आशुतोष जी का जो सामने दिखता है, जो इच्छा होती है वो कर लेते हैं, हम लोग साथ में बैठ जाते हैं। लेकिन ये समझिए उन लोगों की परिस्थिति और मजबूरी। आज की स्थिति में सवाल उठाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर वो इस रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे हम हैं और वो खुद सड़क पे आ गए, तो उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग सड़क पे आ जाएंगे जिनके लिए शायद अपना घर चलाना मुश्किल हो जाए। आलोक जी, मुझे, वैसे मैं आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूं और मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार कभी एंटी गवर्नमेंट नहीं होता, ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता। पत्रकार को सच दिखाना होता है, अगर वो सच दिखा रहा है तो मुझे लगता है अपने धर्म का काम नहीं, वो सही है, पत्रकार का काम है। तो हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार उस सिस्टम में नहीं फिट हुए, हम अलग आके अपना काम कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग हैं जो पत्रकार इस अंदाज में नहीं बने थे।
वो मजबूरी में वो पत्रकार से नौकरी करने के लिए बन गए थे। बहुत सारे संस्थान हैं जिन्होंने पत्रकारिता करने के लिए अखबार नहीं निकाले हैं, जिन्होंने समाज में रुपया जमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अखबार निकाले हैं। तो आप सबको एक तरह से नहीं देख सकते हैं। चलिए, मैं आपकी बात को मैं खारिज नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आज के तारीख में पत्रकारिता खबर बेचने का एक धंधा है। हम खबर बेचते हैं और खबर उस खबर का खरीदार जिस तरीके से होता है उसी तरीके से उस खबर को हम देते हैं। तो जब खबर बेचते हैं तो सच दिखाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर नहीं होती है। इतनी सी बात के साथ मैं इस बातचीत को यही खत्म करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अगर वो जिम्मेदारी तय होती हुई नहीं दिखती है तो फिर हमें ये सवाल भी पूछना चाहिए, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक है या ठीक नहीं है, या इसमें परिष्कार की जरूरत है, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। और अगर उसमें बदलाव की जरूरत है तो क्या उस पर बहस होनी चाहिए या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।